गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं अर्ली मॉर्निंग ही नहा चुकी हूँ बिकॉज मेरे हस्बैंड को जाना है किसी मीटिंग में। अभी वो गए हैं अब बेटे को स्टॉप पे छोड़ने के लिए क्योंकि उसके स्कूल बस का आने का टाइम हो चुका है। जैसे ही वो आते हैं मुझे उनके लिए गर्म पानी रेडी रखना है पीने के लिए। और वो पानी पी के वो जाएंगे फ्रेश होने नहाने। और वो जैसे ही नहाकर निकलेंगे मुझे उससे पहले खाना करना है रेडी। उनका ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, उनका लंच भी रेडी करना है। तो जो फ्रेश और नहाने के बीच का समय है मुझे बस वही टाइम मिलता है, खासतौर से तब जब उनको मीटिंग में जाना होता है। उससे पहले पहले मुझे सारा लंच, सारा ब्रेकफास्ट जो भी उनको देना है वो प्रिपेयर करना होता है। उससे एक्स्ट्रा टाइम मुझे नहीं मिलता क्योंकि वो मुझे पहले ही बोल के रखते हैं कि आज मुझे मीटिंग के लिए जाना है, सो जो भी तुम्हारा काम है मेरे लंच और मेरे ब्रेकफास्ट से रिलेटेड वो तुम पहले ही ख़त्म कर लेना। और आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले आज बात लिया जाए उसके बाद खाना बनाया जाए। नहीं तो मोस्टली मुझे टाइम नहीं मिलता है। पहले मैं जाती हूँ रसोई में, खाना वाना बनाती हूँ, बेटे को भेजती हूँ, उसके बाद कहीं जाके मैं हस्बैंड को ऑफिस के लिए जैसे ही सी ऑफ करती हूँ उसके बाद मैं अपना फ्रेश होती हूँ। घर का मोस्टली मैं घर का सारा काम फिनिश करके हस्बैंड को सी ऑफ करके ऑफिस के लिए तब कहीं जाके मैं अपना गर्म पानी पीती हूँ और फ्रेश होके घर के सारे काम निपटा के तब मैं नहाती हूँ। लेकिन इस बार मैं आज मैं पहले नहा चुकी हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। दैट्स द रीज़न कि मैंने सोचा मैं पहले बात ले लूँ आज। तो चलते हैं लंच प्रिपेयर और ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन के लिए। लेट्स गो। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कर लिया है तेल गरम और मैंने डाला है जीरा, हरी मिर्च, प्याज और इसको करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हम डालेंगे कटहल जो कि हमने कट करके रखा हुआ था और कटहल को भी हम फ्राई करेंगे। काफ़ी देर तक चलाते चलाते ही फ्राई करना पड़ता है इसको। और फ्राई करते करते ना ये थोड़ा सा ना हार्ड भी हो जाता है तो इसको ढक के भी पकाएंगे, ढकने से ये थोड़ा सॉफ्ट भी रहता है। फिर डालेंगे टमाटर, नमक, इसकी हेल्प से जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा और गल जाएगा। 3-4 कली लहसुन की लेके इसमें अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना के इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली। और रेड चिली कुटी हुई, एक पाउडर होती है और एक कुटी हुई होती है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपना हरा भरा धनिया क्योंकि हमारा कटहल हो गया है रेडी और मुझे ये बहुत पसंद है खाने में। और हरा धनिया तो मुझे हर सब्जी में पसंद है, जिस भी मतलब दाल हो सब्जी हो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, गरम गरम फूली फूली मोटी मोटी हेल्दी हेल्दी रोटियाँ जो कि बन के हुई हैं रेडी। और मैं लगाती हूँ अब टिफ़िन, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अब मैं आ गई हूँ, खाना वाना बन चुका है, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। अब मैं घर का सारा काम फिनिश करके बैठ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ओगी आ रहा है, ओगी देख रही हूँ। और कोशिश ये सोच रही हूँ करने की कि आज कुछ मतलब बुक्स या कोई स्टोरी सुनी जाए। स्टोरीज मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे सस्पेंस वाली हो गई या फिर हॉरेबल हो गई, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाली हो गई। मुझे ऐसी स्टोरीज़ बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ आज वो देखूँ थोड़ा सा बैठ के क्योंकि मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ तो उसकी वजह से मुझे हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि मुझे है सर्वाइकल और थायराइड दोनों इकट्ठे ही हैं मुझे। तो मुझे अगर मैं अब मैं गर्म पानी को ठंडा नहीं करूँगी, मैं अपना गर्म पानी एंजॉय करती हूँ और देखती हूँ तब तक कोई स्टोरी। मिलते हैं बेटे के आने के बाद और इवनिंग में भी मैं आज शायद दादाजी की स्टोरी आपके पास कुछ लेके ना आ पाऊँ बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि मैं अगर ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ तो मेरे को ना हेडेक की प्रॉब्लम होने लगती है। कोशिश करूँगी शाम तक अगर थोड़ा ठीक हो गया तो मैं आपको दादाजी की कोई स्टोरी सुना दूँ, लेकिन कोशिश नाकाम ही रहेगी क्योंकि हमें अंदर से एक फीलिंग्स आ जाती है अपनी तबीयत को लेके कि नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है शाम तक। मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाह रही थी बहुत टाइम से।
मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है और इंस्टाग्राम पे मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें दूल्हा बीच में बैठा है और शायद उसकी सगाई का कोई फंक्शन चल रहा है। तो उसमें एक अनाउंसमेंट हो रही है कि 2 करोड़ रुपए, 5 किलो सोना और इतनी जमीन, इतनी जायदाद और दहेज पूरा लड़के की, माँ की, उसकी बहन की, उसकी इतने की चीजें गोल्ड की, वो सब एक लिस्ट में वो पढ़ के अनाउंस कर रहा था। शायद मैं किसी भी जात बिरादरी को नहीं कहूंगी कुछ भी, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सोशल मीडिया पे जो ये सब डाल रहे हैं ना, इससे कोई आपको देख के खुश नहीं है। दहेज लेना कानूनी अपराध है, ठीक है। और मैं सबसे बड़ा अपराधी उनको कहूंगी जो ये दे रहे हैं। देखिए, मार्केट में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दूल्हे बिक रहे हैं, 2 करोड़ में, 1 करोड़ में, 3 करोड़ में बिक ही रहे हैं। आप अपनी लड़की सौंप नहीं रहे हैं, आप अपनी लड़की की शादी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लड़की को उसके पास बेच रहे हैं। और लड़की तो दे ही रहे हैं और आप उल्टा पैसा भी दे रहे हैं, दहेज भी। आप ना पता है क्या कर रहे हैं, आप दहेज भी दे रहे हैं, लड़की भी दे रहे हैं। आपको पता है आपकी लड़की का फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है? आप क्या जानते हैं? आप अभी मतलब दहेज देने के बाद आपकी बेटी को कैसे रख रहे हैं, कैसे नहीं रख रहे हैं, आप थोड़ा तो सोचिए। आप दीजिए, आप अपनी खुशी से दे रहे हैं, आप दीजिए। दहेज देना लेना कानूनी अपराध है, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप उस चीज को छोड़ दीजिए। बट आप थोड़ा टाइम दीजिए उसकी ससुराल वालों को, उसकी नई फैमिली को, उसके पति को, कि वो आपकी बेटी को कैसे रख रहा है। बहुत से तरीके हैं ये सब देने के। एनिवर्सरी, बर्थडे, पग फेरा रस्म जो होती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप देते रहिए। और मेरा ये एक अपना ओपिनियन है कि आप लड़के को मत दीजिए, आप लड़की को दीजिए। आप उसके नाम कीजिए प्रॉपर्टी और वो पैसा, कल को अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो उसके पास है। वो उन लोगों को मौज मस्ती करने के लिए क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लड़का पैदा करते हैं कि साला एफडी पैदा करते हैं वो, कि ये हमारी एफडी है, ये साला 2-3 करोड़ रुपए लेकर आएगा शादी करेगा। तो ये क्या तरीका है भाई? जिसके पास लड़का नहीं है वो क्या करेगा? देखिए, मैं दहेज प्रथा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं और मुझे ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। मैं उस और मतलब लेडी के बाप को देखती हूँ। सो मैं ना आप लोगों से एक स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने एक स्टोरी देखी थी जिसमें एक बाप ने ना अपनी बेटी को खूब दहेज दिया, करोड़ों रुपया तोल दिया उसके शादी के टाइम पे, और खूब किलो के हिसाब से गोल्ड दिया, जमीन जायदाद, खेत खलियान सब दिए। तो जो भी दिया लड़के को दिया, मतलब उसका जो होने वाला पति था उसके नाम पर दिया। फिर जो लड़की का जो बाप था उसने अपने बेटे की शादी करी, मतलब उसने अपने बेटा जो था, लड़की का जो भाई था, उसने शादी करी। तो वो लड़की आई, तो वो लड़की ने क्या करा कि शादी के बाद आकर बेटे के कान भर दिए या जो भी रहा XYZ। और जिस बेटी के बाप ने जो बहुत करोड़ों रुपया दान दहेज दिया था ना, उनको घर से बाहर भगा दिया, ये कह के कि मैं इतना पैसा लाई हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है करके। क्योंकि देखिए डिफरेंस बताती हूं, इसके बाप ने दहेज दिया, जो ए लड़की थी उसके बाप ने दहेज दिया उस लड़के को, ठीक है। सारा पैसा, रुपया, गोल्ड, जमीन जायदाद, खेत खलियान सब लड़के के नाम कर दिया। और ये जो बी नाम की लड़की थी, यानी कि उसकी भाभी, उसके बाप ने सारा रुपया पैसा लड़की के नाम रखा, ठीक है। सो जो बी नाम की लड़की थी उसके पिताजी ने जितना भी गोल्ड, रुपया और जमीन जायदाद, खेत खलियान, जो भी एक्स्ट्रा जो भी सामान था, वो सब लड़की के नाम दिया। अब वो जो लड़की थी जिसका दहेज बाप ने बहुत अच्छे से दिया, वो तो अपने ससुराल चली गई और वो हैप्पी लाइफ जी रही थी। और जो लड़की आई थी उसकी भाभी बनके उसके अपने मायके के घर में, उसने क्या करा, उसने देखा कि मेरे सास ससुर के पास कुछ नहीं है और जो भी कुछ है वो सब मेरे बाप का दिया हुआ है।
तो उसने एक टाइम पर आके दोनों उसके मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया, आधी रात को निकाल दिया। अब वो हो गए बेघर। किसी के थ्रू पता चला कि भाई तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है और तुम्हारा भाई भी उनको अंदर नहीं, मतलब घर में ले रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर इसने मुझे भी निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। अब वो लड़की अपने पति से ये बात बोलती है कि मेरे पापा ने आपको ये सब दिया था, तो क्या मैं अपने माँ बाप को यहाँ ला सकती हूँ। तो उसके पति, वो पता है उसके पति ने उसको क्या बोला, उसके पति ने उसको बोला कि तुम्हारे पिताजी की ये गलती रही कि उन्होंने सारा दान दहेज मुझे हैंड ओवर कर दिया, तो इस घर में मैं उनको नहीं रख सकता। समझ रहे हो आप? अगर वो दान दहेज जो उस लड़की के बाप ने उस वक्त अपने जमाई को दिया था ना, वो अगर अपनी बेटी को दे देते ना, तो बेटी जैसे उसकी भाभी ने उसके माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, ऐसी ये भी कर सकती थी। रीजन कुछ भी हो सकता है। 2 लड़कियां होती हैं, 3 लड़कियां होती हैं, 4 लड़की, मुझे नहीं पता कितने तरीके की लड़कियां होती हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि 2 तरीके की औरतें होती हैं, जो घर बनाती हैं और जो घर बिगाड़ती हैं। ठीक है? उस लड़की का जो गोल्ड उसने पहना हुआ था उस वक्त, उसने वो सारा गोल्ड उतार कर गिरवी रख दिया, और जितना भी पैसा आया उस गोल्ड को गिरवी रखने से उस लड़की ने अपने माँ बाप को एक रेंट पे घर दिलवाया, कुछ सामान डाला, चारपाई रजाई जो भी सामान चाहिए होता है उनको दिया कि आप यहाँ रहो और मुझे कुछ समय दो, मैं कुछ सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वक्त दिन बीतते रहे, महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, और वो मतलब कैसे भी करके अपने घर के खर्चे से जोड़ जोड़ के वो अपने माँ बाप तक पहुंचा रही थी, कुछ खाना, कुछ रेंट के पैसे। और वो इन महीनों में, जो महीने कटे हैं, उन महीनों में वो अपने हस्बैंड से रोज ये बात कहती कि देखो मेरे माँ बाप की वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं ऐसे मेरे माँ बाप हैं, उनको इस घर में थोड़ी सी जगह दे दो, बस मैं ये चाहती हूँ। लेकिन उसका हस्बैंड बार बार इस बात को टाल देता था। फिर एक दिन उसका हस्बैंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको ये कहता है कि तुम हमेशा यही बातें करती रहती हो, तुम्हें भी जाना है तो निकल जाओ। तो वो ये कहती है कि ऐसे कैसे मैं निकल जाऊं, ऐसे कैसे मैं इस घर को छोड़ दूं, मैं यहाँ शादी होकर आई हूँ, आप में कोई कमी नहीं है, आप ये हो आप वो हो, मतलब मेरे ससुराल बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो उनका ना, उनके बीच का जो झगड़ा है वो इतना बढ़ जाता है कि घर के मतलब जितने भी बड़े थे, उनके सास ससुर या फैमिली जितने भी मेंबर थे, वो झगड़ा उनके बीच में आ गया कि ये बार बार ना हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ये अपने माँ बाप को यहाँ पर लाने की बात करती है और मैं इससे परेशान हो चुका हूँ। तो तब वो ये कहती है कि जैसे तुम मेरे सिर्फ कहने पे इतने परेशान हो, तो सोचो वो कितने परेशान होंगे। तो वो इस बात को सुन के ये सोचता है कि ये मेरे से जबान लड़ा रही है। तो उसका हस्बैंड ना ये बातें सुनकर उसको, मतलब उसके ऊपर हाथ छोड़ देता है और वो ये कहता है कि तू इस घर से निकल जा और उन्हीं के पास जाके रह। तो वो ये कहती है, मतलब वो रोती नहीं है, वो ना मतलब मुस्कुरा के ये कहती है कि शुक्र है कि तुमने ये कहा, मेरे माँ बाप ने तुम्हें दहेज दिया, वो उनका कर्म था, और मैं इस घर को तब तक नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मेरा ज़मीर इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा था कि मैं इस घर को किस रीज़न की वजह से छोड़ूं, अपने पति को किस रीज़न की वजह से छोड़ूं। लेकिन मैंने तुम्हें समय दिया, महीने 2 महीने करके ऐसे 6 महीने निकल गए और तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आज तुमने हाथ उठाकर और मुझे इस घर से जाने के लिए कहा है, तो मैं ये, मतलब आज मुझे ये रिग्रेट फील ना हो आगे आने वाले कल में कि मेरा पति बिल्कुल अच्छा था, ठीक था, और उसको मैं खुद छोड़ कर आई हूँ। लेकिन आज मैं सर उठा के इस घर को छोड़ के जा रही हूँ और वहां जा रही हूँ जहां मेरे माँ बाप हैं, मैं उनके साथ ही रहूंगी। तो उस दिन से वो लड़की अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। पढ़ी लिखी थी, उसने नौकरी करी और वहां पर उनका भी ध्यान रखा जब तक वो जीवित रहे, और अपना भी ध्यान रखा। वक्त बेवक्त उसने सिर्फ एक ही चीज सोची कि दहेज खत्म हो जाना चाहिए। दहेज की वजह से 2 घर बर्बाद हुए हैं। ये एक छोटी स्टोरी जरूर थी लेकिन एक मोटिवेशनल स्टोरी है, समझिएगा इस बात को।
अगर उसकी भाभी के जो माँ बाप थे वो दहेज नहीं देते और ना वो लेते तो वो आज उस घर से बेघर नहीं होते, ठीक है। और यहाँ अगर उसके पेरेंट्स ने जहाँ दहेज दिया तो वो ये सोच के रह रही थी कि शायद आज नहीं कल मेरे माँ बाप को ये लोग रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं रखा। तो दहेज की वजह से 2 घरों में आग लगी। तो ये दहेज क्या अच्छी चीज है? मैं बिल्कुल उस घर में मेरे अगर बेटी हो ना, मैं उस घर में मतलब लड़की कतई ना दूं जो 1 रुपए की भी बात करे, बिल्कुल नहीं दूं। पता नहीं लोग कब अवेयर होंगे। बिहार, यूपी, पटना, ठीक है, और हर जगह दहेज चल रहा है, हर जगह। दिल्ली में भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ बड़े शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ भी चल रहा है दहेज। और मैं ये चाहती हूँ दहेज ना ये सब खत्म होना चाहिए। घर बर्बाद हो रहे हैं, लोग अपना घर में खुद आग लगा रहे हैं, पेरेंट्स खुद अपनी लड़की के घर में आग लगा रहे हैं। वो अपनी बहुओं से दहेज लेके अपने घर में आग लगा रहे हैं। सोचिए, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाने का सिर्फ ये मतलब था कि मेरे दिमाग, मैंने जब से वो स्टोरी देखी ना, मैं बहुत मतलब अपसेट हो गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर करी। और दादाजी की स्टोरीज के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मेरे पास ना ये मोटिवेशनल स्टोरीज 1 नहीं 2 नहीं काफी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल और दिमाग से ना ये बोझ उतर जाए आप लोगों से शेयर करके। सो मैं आपसे कल एक और स्टोरी शेयर करूंगी और वो भी पेरेंट्स के ऊपर ही होगी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए स्नेहा अनुज व्लॉग्स को। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बाय एंड गुड नाइट।